एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 जो है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता क्या है? इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। ठीक है, पहले के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे तो उस टाइम पे वो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। वो उनकी जो वो होती थी, मतलब भूमि होती थी, जो जमीन होती थी, उसके ऊपर फोर्स करते थे कि तुम्हें इंडिगो ही मतलब बोनी है। ठीक है, यानी कि इसकी खेती की जानी है। ठीक है, तो ये चैप्टर उसके बारे में बताता है कि कैसे महात्मा गांधी आते हैं और उसके बाद जो वहां पर किसान होते हैं उनकी स्थिति को समझते हैं और उसको सुधारने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है, जो चैप्टर का मेन थीम है वो हमें बताता है, जैसा कि हम सबको पता है महात्मा गांधी पूरे विश्व में फेमस है किसके लिए? अहिंसा के लिए। अहिंसा मतलब होता है कि मार पिटाई झगड़ा कुछ भी नहीं करके अपने फैसला मनवाना। ठीक है, तो नॉन वायलेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, महात्मा गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। चंपारण यानी बिहार की ये बात हो रही है इस चैप्टर में। ठीक है, इन अ नॉन वायलेंट वे। उन्होंने मतलब अहिंसा के तरीके से महात्मा गांधी ने वहां पर जो चंपारण के किसान थे उनकी स्थिति को सुधारा है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है? एक पीजेंट है। पीजेंट मतलब होता है किसान। पीजेंट राजकुमार शुक्ला। तो जो ये राजकुमार शुक्ला है इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि सन 1916 में 1916 में इन्होंने अप्रोच किया था गांधी जी को कि वो चंपारण आए और वहां पर जो किसानों की स्थिति है उसको सही करें। होता क्या है, ये 3-4 बार गांधी जी से मिलने जाता है तो गांधी जी सोचते चलो जब इतना फोर्स कर रहा है तो एक बार देख कर आते हैं। ठीक है, अब जब गांधी जी जा रहे होते चंपारण, कहाँ से? कलकत्ता से चंपारण जब गांधी जी जा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि पहले मैं देखता हूँ, किसी से बात करता हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ कि असलियत में दिक्कत है क्या। ठीक है, तो जब गांधी जी रास्ते में होते हैं तो अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉब्लम को शेयर क्रॉपर्स मतलब होता है कि जैसे वो खेती करते थे वहां पर चंपारण में, जो किसान खेती करते थे तो उनको अपनी जमीन में से 15% हिस्सा देना पड़ता था। किनको? ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था एज अ रेंट। ठीक है, तो वो शेयर क्रॉपर है। ठीक, तो उन्होंने इनकी कंडीशन जानने के लिए वो रास्ते में किससे मिले थे? लॉयर राजेंद्र प्रसाद से। कहाँ मिले थे? पटना में। उसके बाद जेबी कृपलानी से मिले थे। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? गांधी जी पहुंच जाते चंपारण। अब जैसे ही गांधी जी पहुंच गए चंपारण में तो वहां पर जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनमें एक खलबली मच जाती है। पूरे गांव में या पूरे जिले में हम कह सकते हैं एक जैसे जंगल में आग लग जाती है तो ऐसे खबर फैल जाती है कि यहाँ पर किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए एक मसीहा आ गया है। वो कौन है मसीहा? वो है महात्मा गांधी। होता क्या है, गांधी जी वहां पर जाते हैं और उसके बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की सोचते हैं। ठीक है, तो गांधी जी को पता चलता है कि जो बड़े बड़े एरियाज हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और उनके जो मालिक होते हैं वो होते हैं बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो मतलब लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनकी तो असल में वो जमीन होती है। ठीक है, और जो किसान होते हैं ना छोटे मोटे, उनको बोला जाता है कि तुम इनके ऊपर खेती करोगे। अब ये तो बात यहाँ तक की थी, लेकिन होता क्या है, जो किसान होते हैं ना उनके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि आपको जो इसके ऊपर खेती करनी होगी तो उसमें से 15% हिस्सा आपको इंडिगो का बोना होगा उसके ऊपर। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई लैंड है। ठीक है, उस लैंड में से 15% हिस्से पर वो लोग इंडिगो यानी कि नील की खेती करेंगे और उस 15% हिस्से को वो देंगे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, क्यों देंगे? क्योंकि वो उनका रेंट है। ठीक है, उनका एक ऐसा एग्रीमेंट बना दिया था उन्होंने कि वो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। अब गांधी जी को ये बात पता चली, ठीक है, कि उनको 15% क्रॉप बोते हैं किसान और बोने के बाद में वो रेंट के रूप में दे देते हैं लैंडलॉर्ड्स को। अब होता क्या है, जो सिंथेटिक इंडिगो है, यहाँ तक तो कहानी फिर भी ठीक थी, लेकिन जो सिंथेटिक इंडिगो जब आई, सिंथेटिक का मतलब होता है जब मैन मेड इंडिगो। ठीक है, जब मशीन से बनाई गई थी जो नील थी, तो सिंथेटिक इंडिगो पहले डेवलप हुई थी जर्मनी में। तो फिर क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड्स थे इनको पता चल गया अब तो इसका इंडिगो बोने का कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बोला, जो टेनेंट्स थे यानी कि जो किसान थे उनको ये बोला गया कि अब तुम्हें अगर 15% के इस हिस्से से अलग होना है तो अब तुम्हें हमें एक मुआवजा देना होगा, कुछ पैसे देने होंगे। अब इन्होंने इनको किसानों को उल्टा ही फंसा दिया था। ठीक है, पहले तो इनके लिए एग्रीमेंट बनाया 15% क्रॉप का कि 15% आपको नील की खेती करनी है और वो हमें दे देनी है। ठीक है, फिर इन्होंने बनाया कि 15% को अगर आपको हटाना है तो आपको हमें पैसे देने होंगे। ठीक है,
अब ये क्या हुआ, इससे इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी किसानों की। तो अब इन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी कि अब आपको हमारे लिए कुछ करना होगा, हमारी भलाई के लिए कुछ आप कर सकते हो। अब गांधी जी जा रहे थे एक बार मोतिहारी में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, डाटा कलेक्ट कर लेते गांधी जी इधर उधर से, और जो लॉयर्स होते, वकील होते, उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है, एक पूरी योजना बना लेते हैं कि अब इस केस को कैसे जीता जाए। ठीक, उसके बाद में होता क्या है, जब गांधी जी जा रहे होते मोतिहारी में तो उनको रास्ते में ही पुलिस रोक लेती है और बोलते हैं कि आप चंपारण छोड़कर चले जाओ। ठीक, अब चंपारण छोड़ने के लिए बोल दिया जाता है, गांधी जी मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के चंपारण, मैं तो किसानों की मदद करूंगा। ठीक है, अब होता क्या है, गांधी जी को समन मतलब होता है कोर्ट के, अगर हम कोई आदेश नहीं मानते, कोई मतलब कानून को फॉलो नहीं करते तो कोर्ट समन भेज देता है। ठीक है, अब गांधी जी के साथ भी ऐसे हुआ, गांधी जी को समन्स भेज दिए और बोला गया कि आपको कोर्ट में आना है अगले दिन। अब अगले दिन गांधी जी गए कोर्ट में। अब जब गांधी जी कोर्ट के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, जो बहुत सारे पीजेंट्स होते हैं, यानी कि जो बहुत सारे किसान होते हैं, गरीब किसान होते हैं, वो कोर्ट के बाहर आ जाते हैं हजारों की तादाद में। ठीक है, उनके नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं जो बाहर ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के जो पुलिसमैन होते हैं, वो घबरा जाते हैं। वो इतनी भीड़ को देखकर सोचते हैं कि कहीं ये भीड़ ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। ठीक है, तो वो उस भीड़ को, यानी उस क्राउड को कंट्रोल करने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, गांधी जी की सपोर्ट में जितने भी लॉयर्स हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, वो भी आ जाते हैं चंपारण में, वो भी गांधी जी की मदद के लिए आ जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो होते हैं, जो जज होता है, जो वहाँ का मजिस्ट्रेट होता है, वो घबरा जाते हैं। ठीक है, वो इतनी भीड़ को देखते हैं कोर्ट के बाहर, फिर वो आपस में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद में वो गांधी जी से बोलते हैं कि आपको 2 घंटे के बाद हम वो फैसला सुनाएंगे। ठीक है, जो भी रिटर्न में देना होगा फैसला, वो हम 2 घंटे के बाद सुनाएंगे, तो जब तक के लिए आप बेल पे जा सकते हो। ठीक है, बेल भर दो और जा सकते हो, आप फ्रीली मूव कर सकते हो। लेकिन गांधी जी मना कर देते, गांधी जी कहते हैं कि डिसीजन हमें दे दो, ठीक है, मैं बेल पे नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जब वो आपस में डिस्कशन करते हैं तो मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर सुनाता है, कहता है कि आप थोड़े दिन के लिए चंपारण में ऐसे घूम सकते हो। ठीक है, और उसके हम सेवरल डेज के बाद अपना कुछ फैसला सुनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जब गांधी जी वहां से आ जाते हैं, उसके थोड़े दिन बाद में गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन मिलता है। ठीक है, यानी कि गांधी जी को पता चलता है कि जो LG है वहां का, उसने वो केस ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, होता क्या है कि गांधी जी ये केस जीत जाते हैं। ठीक, यहां तक की बात आ गई समझ में। उसके बाद क्या होता है, जब विक्ट्री कैसे पाई गांधी जी ने, ठीक है, विक्ट्री का मतलब होता है कि गांधी जी ने कैसे जीत लिया वहाँ का जो केस था। उसमें क्या होता है, जब गांधी जी ने इन्वेस्टिगेशन अपनी चालू रखी, ठीक है, उसमें फिर वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के और जो बड़े बड़ी टीम थी, तो उन्होंने एक वो कमेटी बना ली थी अपनी तरफ से, जो सपोर्ट कर रहे थे, किसको वो सपोर्ट कर रहे थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको, वो इंग्लिशमैन को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर एक कमेटी बन गई। अब जो इंडिया की तरफ से थे वो खाली गांधी जी थे। ठीक है, अब गांधी जी जा रहे थे यहाँ पर, गांधी जी ने कम से कम 10,000 से ज़्यादा किसानों से तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी अलग अलग तरीके से। ठीक है, जब गांधी जी को पता चला कि हर किसी के साथ इतना अत्याचार होता है, तो इस कमेटी पे उन्होंने ये सब बातें बताई कि यहाँ पर इतने इतने जो किसान हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो एक सही बात नहीं है। उसके बाद में फाइनली एन ऑफिशियल इंक्वायरी वाज ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या होता है, एक ऑफिशियल इंक्वायरी बैठाई जाती है, यानी एक कमेटी बैठाई जाती है। वहां पर कौन कौन लोग होते हैं, इंग्लिशमैन होते हैं, जो ब्रिटिशर्स के होते हैं, ठीक है, और जो बड़े बड़े जो वो होते हैं जमींदार होते हैं, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो होते हैं, और यहाँ से जाते हैं गांधी जी। उसके बाद वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने जो भी अत्याचार किए हम उनको आपको मुआवजा दे देते हैं, पैसा वापस कर देते हैं। ठीक है, तो वो पूछते हैं गांधी जी से कि हम आपको कितना मनी रिफंड करें, यानी कि अब वो पहले तो मांग रहे थे किसानों से ही पैसे कि अब तुम हमें पैसे दो, लेकिन जब गांधी जी वहां पर गए, कंडीशन को समझा, गांधी जी ने केस वेस लड़ा, तो अब वो मान गए ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो हमने पैसा इनसे लूटा है वो हम इनको वापस कर देंगे, जो 15% के शेयर क्रॉपिंग से हमने पैसा लिया है वो हम वापस कर देंगे। अब गांधी जी से वो पूछते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए, क्या 100% चाहिए, कितना परसेंट चाहिए। गांधी जी बोलते हैं जितना इन्होंने आपको दिया है पैसा, उसका आप मुझे 50% वापस दे दो। अब वो लोग कहते हैं कि हम 50% नहीं देंगे, हम 25% आपको 25% पैसा जिन्होंने वापस कर देंगे।
ठीक है, जितना किसानों ने हमको पैसा दिया उसमें से 25% हम रिफंड कर देंगे। अब गांधी जी ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, तुम 25% दे दो, हम 25% ही रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि जब गांधी जी ने 50% को ऑफर किया है कि 50% हमें पैसा वापस दे दो किसानों का, तो अब वो लोग सोचते हैं जब हम 25% करेंगे तो गांधी जी मना कर देंगे पैसों के लिए कि नहीं हमें तो 50% चाहिए। तो यहाँ पर एक बहस छिड़ जाएगी और ये मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा और ये सालों साल चलता रहेगा, कोई फायदा इसका होगा नहीं। गांधी जी ने यहाँ पर अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो दिखाया। गांधी जी ने बोला कोई बात नहीं 25% दे दो। यहाँ पर गांधी जी का मेन मोटिव पैसा लेना नहीं था, यहाँ पर गांधी जी का मेन मोटिव था कि जब वो लोग पैसा हमको वापस कर रहे तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी शान है, जो उनकी इज्जत है, जो प्रेस्टीज है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। क्योंकि आज से पहले इंग्लिशमैन के सामने ब्रिटिशर्स के आगे कोई भी बात नहीं करी जाती थी, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो कोई बात मानते ही नहीं थे। अब गांधी जी ने बोला कि चलो जब ये 25% के लिए वापस कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडियंस थे उनकी कुछ सुनी नहीं जा रही थी। तो गांधी जी ने पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। गांधी जी ने बोला कि जब ये लोग हमें पैसा वापस करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी प्रेस्टीज है वो भी कम होगी। तो दिस मार्क्ड विक्ट्री ऑफ फार्मर्स ओवर इनजस्टिस। तो जब फार्मर्स होते हैं उनकी यहाँ पर जीत हो जाती है, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये केस वेस सब हो जाता है, 15% का जो शेयर क्रॉपिंग का वो मामला सुलझ जाता है, उसके बाद गांधी जी वर्क करते हैं वहाँ की इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट क्या है कि जैसा हम सबको पता है उस टाइम पे चंपारण में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब सुधारने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर क्या किया, गांधी जी ने अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, महादेव देसाई जी के साथ, नरहरि पारिक के साथ इन्होंने कई स्कूल खुलवाए यहाँ पर, ठीक है। इन छोटे मोटे स्कूल्स का मेन मोटिव था बच्चों को शिक्षा देना, ठीक। उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर क्लीनलीनेस और सैनिटेशन, यानी कि कैसे स्वच्छता रखी जा सकती है, सफाई कैसे रख सकते हैं, इन सब के बारे में गांधी जी ने लोगों को अवेयर किया, लोगों को जागरूक किया। और वहाँ पर एक डॉक्टर भी आए जिन्होंने अपनी हेल्थ सर्विस दी थी, ठीक है। हेल्थ सर्विस मतलब कि वहाँ पर जो लोगों की कंडीशन थी, स्वास्थ्य की कंडीशन थी, उसको सही करने के लिए एक डॉक्टर भी आया गया। तो अब यहाँ तक हमने देखा कि गांधी जी ने कैसे वहाँ पर इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट की बात की। जब सब किसानों को 25% जो उनका पैसा था वो रिफंड करने की बात ब्रिटिशर्स ने बोली, लैंडलॉर्ड्स ने ये बात बोल दी, तो उसके बाद होता क्या है, सभी किसानों के अंदर ये बात हो जाती है कि हम लोग अगर यूनिटी में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं इनको हरा सकते हैं ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो गांधी जी ने टॉट किया उनको लेसन सेल्फ रिलायंस का। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आत्मनिर्भरता का, ठीक है, रिलायंस मतलब होता है निर्भरता, ठीक है। तो गांधी जी ने उनको वो दिलाया, विश्वास दिलाया कि हम लोग आत्मनिर्भर है। जब उनके किसी साथी ने, गांधी जी के किसी साथी ने बोला कि हम लोग एंड्रयूज को रख सकते हैं भारत में और उनसे मदद ले सकते हैं कि कैसे भारत को स्वतंत्र किया जाए, ठीक है, कैसे इंडिया को हम इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं, तो गांधी जी ने ये मना कर दिया कि हम लोग किसी भी बाहर के आदमी का, यानी कि किसी भी ब्रिटिशर का सहारा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर हम किसी ब्रिटिशर्स का सहारा लेंगे अपने इंडिपेंडेंस में तो कहीं ना कहीं वो एक साइन रहेगा वीकनेस का, वीकनेस यानी कि कमजोरी का साइन रहेगा कि हम लोग खुद कुछ नहीं कर सकते बिना इंग्लिश जो होते ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो गांधी जी ने ये बात बोली थी कि हम किसी भी बाहर के यानी इंग्लिशमैन का सहारा नहीं लेंगे, हमारे अंदर खुद ही आत्मनिर्भरता है, खुद ही हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, खुद ही इतनी ताकत है कि हम लोग इंडिपेंडेंस का मतलब कर सकते हैं, खुद को स्वतंत्र कर सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने उनको लेसन बताया सेल्फ रिलायंस का इस वाले फेज से। अब कंक्लूजन क्या है चैप्टर का, जो चंपारण का जो ये था, चंपारण से जो गांधी जी ने किसानों को जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था उससे फ्री कर दिया, ठीक है। 25% का जो उनको केस था उनको 25% जो मनी रिफंड कराया, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं सिंबल था सेल्फ रिलायंस का और इंडियन इंडिपेंडेंस का। असलियत में जो गरीब किसान थे उन्होंने यह मान लिया था गांधी जी के आने से पहले कि वो लोग हमेशा इन ब्रिटिशर्स का सामना नहीं कर सकते और इनके जुल्मों को सहते रहेंगे। पर जब गांधी जी आए और उन्होंने चंपारण में जो चल रहा था शेयर क्रॉपिंग उसको सही किया और किसानों के हित में जो बातें कही, ठीक है, तो किसानों के अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन आई, उनको लगने लगा कि हम सेल्फ रिलायंट है और हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सहारा दिया इसने इंडियन इंडिपेंडेंस में, ठीक, और ये किसानों के सेल्फ रिलायंस होने में।
तो ये था हमारा चैप्टर इंडिगो, और इसी तरह की नई वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।